बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हो बच्चों? आप सब ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। बेटा हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स है। लास्ट टॉपिक में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव और उसकी टाइप्स को, और हमने वेव इक्वेशन जो है वो डराइव करना सीखी थी। उम्मीद है आप सब ने उसको तैयार कर लिया होगा, क्योंकि सैटरडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी है, तो बेटा साथ साथ आपने इसको याद करना। जो भी सवाल हो आप बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हो। आज बेटा हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा वेव मूव कर रही है। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो रिलेटेड है कि वेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, उनको कैसे स्टडी किया जाता है। तो बेटा आज देखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिपल टैंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेव्स को प्रोड्यूस भी करना है और उनकी स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज़ को, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज़ की जाती है बेटा वो क्या है? रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे सिलेबस में 3 बेटा प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिपल टैंक कैसे बनता है, क्या होता है उसके अंदर, उसके कौन से पार्ट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक पैराग्राफ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊँ। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है बेटा, रेक्टेंगुलर ट्रे जिसकी जो बेस है वो शीशे की होगी, ग्लास की होगी, और हाफ मीटर 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस, इसको तकरीबन सरफेस से आपने हाफ मीटर जो है वो ऊपर रखना है ताकि नीचे स्क्रीन आ सके और आप उसकी पिक्चर्स जो है वो देख सको। फिर एक वाइब्रेटर और पैडल है जो टचिंग द वाटर सरफेस है। एक वुडन पैडल लिया जाता है, उसके ऊपर वाइब्रेटर रखा जाता है। जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करने से क्या होता है, इस पर वाटर वेव स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती है, पानी की सरफेस पे स्ट्रेट वेव्स होगी। ऊपर बेटा आपने लाइट सोर्स लगाई हुई है, ऊपर आपके पास यहाँ पर लाइट सोर्स होगी जो कि थ्रो करेगी लाइट। चूंकि ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर ग्लास जो है वो क्या कहता है, ग्लास बॉटम है, तो नीचे बेटा आपके पास जो है वो ऐसा पैटर्न बन रहा होगा जो स्क्रीन पे मिलेगा आपको, जो कि आपको डार्क फ्रिंजेस दे रहा है और ब्राइट दे रहा है। एक स्ट्रिप जो है वो आपको डार्क मिल रही है, एक जो है वो ब्राइट मिल रही है। ये जो डार्क आपके पास है, ये साइड इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन मिलेगा, आपने याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। जो डार्क पार्ट है बेटा इसमें आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ट्रफ को, जिसने हमने लास्ट लेक्चर में ट्रफ पढ़ा था, लोअर पार्ट ऑफ द वेव। और ये जो ब्राइट हिस्सा है, जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो आपके पास किसको शो करेंगे? फिर क्रेस्ट को। यस बिल्कुल ठीक आपने कहा, तो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो जो अपर पार्ट होता है वेव का, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया। और लास्ट में लाइट सोर्स ऊपर जो आपको इमेज दे रही होगी। तो ये रिपल टैंक और इसकी कंस्ट्रक्शन है। डेफिनेशन याद कर लिया आपने, प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। हमने बेटा आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। रिफ्लेक्शन का वर्ड जब भी बेटा आया आपके ज़हन में फौरन एक वर्ड आ जाना चाहिए, बाउंस बैक। रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक होना। क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन समझनी है। व्हेन वेव्स मूव इन वन मीडियम, एक मीडियम में वेव्स जा रही हैं, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, एक और मीडियम की सरफेस पर फॉल करती हैं, बाउंस बैक कर जाएंगी। और कंडीशन एक याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। वो कंडीशन इसकी क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एक मीडियम में वेव जा रही है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, बाउंस बैक कर जाएगी पहले मीडियम के अंदर, और कंडीशन क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको समझते हैं बेटा आगे। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये वेव्स आपके पास आ रही हैं, वाटर वेव्स, इनको इंसिडेंट वेव्स कहते हैं जो सोर्स से आ रही हैं। ये मैंने इसके अंदर जो है वो एक हर्डल प्लेस कर दिया, ऑब्स्टेकल, हर्डल और ऑब्स्टेकल, रुकावट जो किसी एक एंगल पर है। तो रेज आकर सारी फॉल कर रही हैं इस तरह इसकी सरफेस पे। ये तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आगे लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह ये रेज आ रही हैं सारी अपने अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पड़ रही हैं, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इन सबका। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं आपको। अब आप देखें ये जो रेड पार्ट है ये सारे बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और आप गौर करेंगे कि ये सारे जिस एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होगी कि जिस एंगल से ये आ रहे हैं उतने ही एंगल से बाउंस बैक करेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा रिफ्लेक्शन का। इसमें कुछ चीजें आपने जहन में रखनी है, ये आपकी बुक में भी और नोट्स में भी लिखा हुआ है, आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन करें रिफ्लेक्शन को विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, तो आपने रिपल टैंक की डेफिनेशन लिखकर, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखकर, ये प्रोसेस डायग्राम बनाकर इसकी वर्डिंग जो बुक में और नोट्स में लिखी है वो आपने, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, वो आपने लिख देनी है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है नीचे एक पैराग्राफ, उसके लिए आपने जहन में रखना है कि वेव की जो स्पीड है ना बेटा, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेप्थ पर। जितना गहरा होगा उतना फास्टर होगा, जितना गहरा होगा उतनी स्पीड उसकी तेज होगी, जितना ऊपर होगा उतनी कम होगी। ऊपर वाले हिस्से को बेटा कहते हैं शैलो रीजन, नीचे वाले गहरे हिस्से को कहते हैं डीप, गहरा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि जितना शैलो पार्ट होगा उतनी स्पीड स्लो होगी और जितना डीप होगा उतनी स्पीड फास्टर होगी। तो स्लो स्पीड होगी तो वेवलेंथ भी आपके पास बेटा क्या होगी, स्मॉल होगी, और जितना डीप होगा उतना जो है वो लार्जर वेवलेंथ होगी। तो ये वेवलेंथ याद रखनी है। और लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि तीन चीजें हमारे पास थी, स्पीड थी, फ्रीक्वेंसी थी और वेवलेंथ थी। तो स्पीड अगर आपके पास स्लो है तो इस पे जो है वो वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, और फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वो वाइब्रेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यही है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगर आप नोट्स देखेंगे तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज भी आपको बना के दिए हैं, आपने एमसीक्यूज सॉल्व कर लेने हैं। अगर कोई इशू आएगा आपने पूछ लेना है, और कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, वो आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा विद डायग्राम, और ऑब्जेक्टिव का हिस्सा भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो उम्मीद है आप सब इसको जो है वो अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेंगे। कोई भी इशू होगा आप ज़रूर पूछिएगा और अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।